दोस्तों नमस्कार, मैं निमिष भंसाली और आज हमारे साथ फिर से जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम उबेजा जी हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मैडम जो हमें पिछले वीडियोस में हमारे व्यूवर्स को बताया था कि गर्भावस्था की जो शुरू की 3 माही हैं उसमें क्या क्या सावधानियां रखना है, तो वो बहुत अच्छा लोगों को भी समझ में आया। लेकिन अब सवाल आता है कि सेकेंड तिमाही मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो इस समय ये कौन सा पीरियड्स होता है और क्या इसका समय काल है, माताओं को कौन सी सावधानियां रखना है, थोड़ा सा वो बताइए। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमें पता है प्रेगनेंसी का अवधि 40 सप्ताह की रहती है जी। पहली तिमाही 12 सप्ताह पे होती है समाप्त और दूसरी तिमाही शुरू होती है 13 से लेके 28 सप्ताह तक। अच्छा, 13 से 28। 13 से 28 तक को दूसरी तिमाही सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है और यह प्रेगनेंसी की सबसे खुशनुमा पीरियड होता है। इस समय महिला काफ़ी अभ्यस्त हो चुकी है अपनी प्रेगनेंसी की चेंजेस से, तो जो शुरुआत की बेचैनी, घबराहट, नौशिया, वॉमिटिंग, अनईजी लगना, वो सब काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। वो बहुत हैप्पी फील करती है, वो ट्रैवल कर सकती है, वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकती है, उसका भय काफ़ी ख़त्म हो जाता है क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ा अबॉर्शंस का रिस्क ज़्यादा होता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्ट्री काफ़ी सेफ, खुशनुमा होती है। पेट का हल्का सा उभार आता है जो उसको महसूस होता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इतना हैवी भी नहीं होता कि जो तीसरी तिमाही में उसको हल्की सी परेशानी भी होती है इस उभार से। परेशानियों से मैडम याद आता है कि परेशानियां इस दौरान बहुत सारी होती होंगी। इस दौरान तो मिनिमम परेशानियां होती हैं। ये प्रेगनेंसी का सबसे हैप्पी पीरियड है और थोड़ी छोटी छोटी जो परेशानियां होती हैं वो बच्चे के वजन के कारण उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी परेशानी होती है कि स्किन में काफ़ी खुजली से महसूस होती है, रूखापन आता है, स्किन में स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। अब स्ट्रेच मार्क्स को पूरी तरह से तो अपन नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर महिला अच्छे से मॉइस्चराइज करती रहे, मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाए, नारियल का तेल लगाए, कुछ लोग तो गाय का शुद्ध घी भी बोलते हैं, लगाने से स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाएंगे। तो मतलब ये देसी इलाज है। देसी इलाज, लेकिन कभी भी खुजाना नहीं है। यदि प्रेगनेंसी में खुजलाहट में आपने खुजाया तो परमानेंट निशान बन जाएंगे। तो ये छोटी छोटी तकलीफ़ों को घरेलू नुस्खों से ही बचाया जा सकता है। सही बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई मैम कि जो ये स्किन में खुजली वगैरह होती है तो उसको देसी इलाज जो है, गाय का घी वगैरह, ये यूज़ किया जा सकता है। एक अब ये तो हो गई माँ की बात, लेकिन गर्भ में जो बच्चा है उसकी इस समय क्या स्थिति है और उस पर क्या असर होता है इस दौरान? जो बच्चा है वो इस समय 3 महीने तक तो पूरा बन चुका होता है, उसके सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, उनकी नींव डल चुकी होती है। अब दूसरी तिमाही में उनका डेवलपमेंट होता है, ब्रेन की नसें बनती हैं, ब्रेन के कनेक्शंस आते हैं, बच्चा उंगली हिलाता है, ब्रेन के ऑर्डर्स फॉलो करता है, बच्चा मुंह खोलता है, सकिंग करता है, बच्चे के आसपास पानी रहता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और ये एमनियोटिक फ्लूइड आवल बनाती है। अच्छा। और बच्चे के अंदर की किडनी, स्टमक, लंग्स, बच्चा फेफड़ों में से पानी भी भरता है, बाहर भी निकालता है और बच्चा पानी में से, प्लासेंटा से, आवल से सारी अच्छी चीज़ें वो एमनियोटिक फ्लूइड में आती हैं माँ के थ्रू से, और बच्चा इन सब चीज़ों, पौष्टिक चीज़ों को लेता है और सारी जो बैड चीज़ें होती हैं वो इस पानी में निकालता है। तो इसमें प्लासेंटा का फंक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे को पूरा सप्लाई करती है और बच्चे के पूरे विकास में मदद करती है। ये एक बात तो ये है कि जो भ्रूण है वो बच्चा बन चुका है और वो अब हरकत करने लगा है, तो बड़ा आपने जैसे बताया खुशनुमा माहौल होता है। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये प्लासेंटा, ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। प्लासेंटा को अपन यूँ कह सकते हैं कि बच्चे का डाइनिंग टेबल है। अच्छा। तरह तरह के जितने भी जो मदर अच्छी चीज़ें, विटामिन्स खाती है और वो बच्चों को प्लासेंटा के जरिए, आवल के जरिए पहुँचते हैं। तो प्लासेंटा का आकार लिटरली एक रोटी नुमा है, रोटी जैसा है, और ये बच्चे के साथ साथ बढ़ता है और ये बच्चेदानी से चिपका रहता है और इसका एक पाइप रहता है जिसको कॉर्ड बोलते हैं, और ये कॉर्ड के जरिए प्लासेंटा में जो सारा फूड न्यूट्रिशंस आती हैं वो बच्चे को पहुंचती हैं। तो बच्चे का किचन है आवल, प्लासेंटा, और इसकी लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्टेजिंग भी इम्पॉर्टेंट है जो टेक्निकली हम लोग देखते हैं
जब जब हम बच्चे को सोनोग्राफी में देखते हैं, हम इसकी लोकेशन भी देखते हैं, इसकी ग्रिडिंग भी करते हैं और हम इसका फंक्शन भी असेस करते हैं। और प्लासेंटा के फंक्शन से ही अच्छे मात्रा में पानी रहता है और बच्चा अच्छा घूम फिर सकता है और अच्छा नरिशमेंट लेके अच्छा पनप सकता है। क्या बात है, प्लासेंटा के बारे में सारी बात जो है आपने इस तरीके से बताई है कि मुझे भी समझ में आई और हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गई हो। अब मैडम, जब गर्भ में जब बच्चा इतनी हरकतें करने लग जाता है तो माँ की इच्छा होती है कि वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, तो इस दौरान भी सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते होंगे, तो कितनी सोनोग्राफीज होती हैं, ज़रूरी हैं या नहीं हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा बताइए। इस दौरान की सोनोग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, हाई रेजोल्यूशन स्कैन कहा जाता है, 4D स्कैन कहा जाता है और एनोमली स्कैन भी कहा जाता है और टारगेट स्कैन भी कहा जाता है। ये सारे जो नाम हैं, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो सोनोग्राफी जो 18 हफ्ते से 20 हफ्ते तक की जाती है, तो 18 हफ्ते से 20 हफ्ते का समय बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे के सारे ऑर्गन बन चुके होते हैं, तो इत्मीनान से हम बच्चे का स्कल, ब्रेन, हार्ट के चेम्बर्स, लिवर, किडनी, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फिंगर्स, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि हम बच्चे का नाखून भी देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर हम लेबल कर सकते हैं कि हमारा बच्चा कितना स्वस्थ है। खैर 100% चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम बच्चे की कुछ एनॉमली डिटेक्ट कर सकते हैं। और 18 से 20 हफ्ते का समय इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यदि इस समय हमने कोई एनॉमली कैच कर ली, हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि यदि वो एनॉमली लाइफ के लिए कॉम्पैटिबल नहीं है, आगे चल के वो बच्चे के साथ ज़िंदगी के काबिल नहीं है, तो हम उस समय अबॉर्शन भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, अगर वो विकसित नहीं है बच्चा। इसलिए ये पीरियड की जो स्कैन है, सोनोग्राफी है, एक ही सोनोग्राफी की जाती है दूसरी तिमाही में और वो 18 से 20 सप्ताह में की जाती है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सोनोग्राफी तो मैम आपने बहुत अच्छे से बता दी हमारे व्यूवर्स को। आइए बैठते हैं और अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि इस दौरान टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन जो है, वो कौन से ज़रूरी हैं, कौन से टीकाकरण इस वक्त होना चाहिए? प्रेगनेंसी में जो टीकाकरण है वो दूसरी तिमाही में ही किया जाना चाहिए और टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगता है, 2 डोज में लगता है। फर्स्ट डोज हम 5 मंथ्स में लगाते हैं और सेकेंड डोज उसके 4 सप्ताह के बाद लगाते हैं और ये 2 टेटनस टॉक्साइड के टीके सफिशेंट हैं। अभी अभी चलन चला है कि इन्फ्लुएंज़ा का टीका भी प्रेगनेंसी में लगा देते हैं, तो माँ को ख़राब वाली खांसी, इन्फ्लुएंज़ा, वायरल इन्फेक्शन, फ्लू नहीं होता है और बच्चे को भी उसके पहले 5-6 महीने तक बच्चा भी तंदुरुस्त रहता है। काली खांसी या डिफ्थीरिया का टीका भी लगाया जाता है, वो भी 6 माही कंप्लीट होते होते पे लगाया जाता है और उससे भी बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है। जो पैदा होते ही पहले 2-3-4 महीने जो बच्चों को बहुत ख़राब काली खांसी, डिफ्थीरिया का जो इन्फेक्शन हो सकता है, उससे बच्चा बच जाता है। मतलब कुल मिलाकर कितने टीके दूसरी तिमाही में लगते हैं? कुल मिला के मेजर तो 2 टीके होते हैं टेटनस टॉक्साइड के 4 हफ्ते के अंतराल से, और 2 और ऐड हुए हैं, वो है फ्लू वैक्सीन का टीका और डिफ्थीरिया या काली खांसी का टीका। मतलब 4 टीके लगवाने हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये 4 टीके जो हैं आपको दूसरी तिमाही में लगवाने हैं। अब ये सारी बातें हो जाती है तो बात आती है पोषण आहार, खुराक, ये क्या होनी चाहिए। तो मैम इस बारे में बताइए कि इस दौरान किस प्रकार का सप्लीमेंट लेना चाहिए, कैसे भोजन होना चाहिए। प्रेगनेंसी सबसे बड़ा खुशनुमा पीरियड होता है, पर ये ना समझे महिला कि वो रानी बन गई, क्वीन बन गई, वो बिल्कुल आराम करती रहे और 2 लोगों का खाए, ये सोच गलत है। हाँ, ऐसा कहते हैं कि अब पेट में एक जीव आ गया तो डबल खाना नहीं खाना है। खाने की क्वालिटी, खाने की गुणवत्ता की तरफ बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वजन भी तौर तरीके से ही बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अगर वजन पहली तिमाही में तो वजन बढ़ता ही नहीं है और इस तिमाही में लगभग 1-1.5 किलो वजन बढ़ना है जी। और वजन जो बढ़ाना है वो रोटियां बढ़ा के नहीं बढ़ाना है। हाँ। सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, स्टीम वेजिटेबल्स, सूप्स, ड्राई फ्रूट्स भी, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये दही, दूध, छाछ, सारी चीज़ें प्रेग्नेंट वुमन को सही मात्रा में, जो चीज़ें उसको पसंद है, टाइम टेबल बना के कुछ घंटे में, अगर वो कम पीरियड में थोड़ा खाएगी तो उसको एसिडिटी और अपचन की तकलीफ भी कम होगी। एंड उसका लाइफस्टाइल भी हेल्दी होना चाहिए। थोड़ी बहुत वॉकिंग, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, घूमना, चलना फिरना,
और मेंटली भी खुश रहना चाहिए। और मेंटली खुश रखना कोई दूसरों की जवाबदारी नहीं है, स्वयं क्योंकि उसके जो मूड स्विंग्स है वो तो अब खत्म हो चुके हैं। अब स्वयं उसको, अगर वो घर में है, सब बड़े लोगों के बीच में है, तो स्वयं मुस्कुराती हंसती रहे, तो लोग भी उसको देखें। और जी, छोटी जी। मोटी कोई तकलीफ है तो शेयर कर लेना। हाँ। ऑफिस में जाती है तो वहाँ भी सबको बता दे, तो सब लोग उससे कोऑपरेट करें। जी। बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है, बहुत लंबे समय तक बैठना नहीं है, और बहुत सारा काम एक साथ नहीं करना है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके वो काम भी करे, एक्टिव रहे, खुश रहे, थोड़ा बहुत योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करे, खाने की तरफ ध्यान दे, और सारा माहौल अपने पास अच्छा रखे, क्योंकि वो खुश रहेगी, वो मुस्कुराएगी, तो अंदर बच्चा भी मुस्कुराना सीख रहा है, वो भी खुश रहेगा। जी, तो जी। ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी। तो ये तो बहुत अच्छा बताया मैम ने कि ये जो सेकंड तिमाही है, इसमें विशेष ध्यान देना है। कुल मिलाकर यही वो कुम्हार का घड़ा है, जिस समय आपको बनाना है अपने बच्चे को। अच्छा माहौल रखिए, अपने आसपास का भी, खुद का भी। अच्छा खाइए और क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, यही कह रहे हैं मैम आपको। लेकिन एक जो अब ज़रूरी बात है वो है इस दौरान आने वाले खतरे जिनसे बचना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, इस पर बात करते हैं। जो 3 बीमारियां प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत घातक है, वो है एनीमिया, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। आजकल डायबिटीज़ हमारे देश में भी बहुत कॉमन हो गई है, यंग लोगों को होने लगी है, और प्रेगनेंसी में भी आके अपनी झांकी दिखा रही है। सो एनीमिया तो डाइट से कवर कर सकते हैं, और एनीमिया कभी भी हो सकता है, और एनीमिया डाइट से ही कवर होगा। लेकिन जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है, ये 2 बीमारियां 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत हड़कंप मचाती हैं, और इनके बीज 2nd ट्राइमेस्टर में ही डल जाते हैं। तो 2nd ट्राइमेस्टर से ही प्रेग्नेंट लड़की को बहुत होशियार रहना है। उसका ज़्यादा वजन बढ़े, वो ज़्यादा मीठा, मिठाई, कई बार लड़कियाँ रसगुल्ले खाती हैं कि रसगुल्ले से हमारा बच्चा गोरा होगा। अच्छा। सो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मीठा भी लिमिट में खाना चाहिए, नमक भी लिमिट में खाना चाहिए, तला गला भी लिमिट में खाना चाहिए, और अपना नियमित समय पे ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। और दूसरी तिमाही के अंत तक हम एक बार शुगर भी चेक करते हैं। उसको हम लोग ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कहते हैं। हम ग्लूकोज से महिला को लोड करके 1.5 घंटे बाद उसकी शुगर नापते हैं कि उसकी टेंडेंसी क्या है। 1.5 घंटे बाद उसकी शुगर्स नॉर्मल आती हैं कि नहीं आती हैं। तो ये 2 बीमारियां हैं, इनसे हम 2nd ट्राइमेस्टर में अपना डाइट, खान पान, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रख के इनसे हम बच सकते हैं, काफ़ी हद तक इनको रोक सकते हैं। जी जी। क्या खाना है ये आप समझ गए, क्या खतरे आ सकते हैं ये भी आप समझ गए, कब कब सोनोग्राफी करानी है, कौन सा टीकाकरण होना है, ये सब मैडम ने आपको सारी जानकारी दे दी। लेकिन मैम एक जो अब ज़रूरी बात ये है कि इस दौरान यानी कि दूसरी तिमाही में डॉक्टर्स के पास हमारे पेशेंट को कब आना है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। डॉक्टर के पास तो दूसरी तिमाही में महिला को हर महीने में केवल एक बार ही आना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लड़की अपने बच्चे को खुद मॉनिटर करे। खुद मॉनिटर करे इन द सेंस कि इस समय तक 18-20 सप्ताह आते तक उसको बच्चे की हल्की हल्की हलचल महसूस होने लगती है। बच्चे का पुश करना, उंगलियां घुमाना, उसको हल्के हल्के अंदर जैसे कोई तितली अंदर फ्लटर कर रही हो वैसी उसको फीलिंग आ जाती है। कभी कभी ज़ोर से किक्स भी लगने लगते हैं। तो कुल मिलाकर वो दिन में 2-3-4 बार ऐसा समय निकाले 10-10 मिनट का कि कहीं एकांत में वो बच्चे के पास बैठे, बच्चे से बात करे और अपने बच्चे का हालचाल वो डेली खुद असेस करे। उसके चलते अगर उसको मूवमेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो वो आराम से 1 महीने के गैप में डॉक्टर के पास आ सकती है। यदि उसको कोई उलझन हो या उसकी कोई पुरानी बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री हो या उसको कोई बीमारी उत्पन्न होती दिख रही हो, ब्लड प्रेशर बढ़ता या शुगर बढ़ती, तब उसको डॉक्टर 2 वीक्स में बुला सकती है। वरना 1 महीने में एक बार उसे आना है, पर बच्चे को डेली खुद मॉनिटर करना है। तो कुल मिलाकर ये हमें लगता है कि दूसरी तिमाही के बारे में हमने मैक्सिमम चर्चा आज की है। अब तीसरी तिमाही पर हम अगले वीडियोस में हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो दर्शकों, हम सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं क्रावोस फार्मास्यूटिकल के इस पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में जो आप तक ये वीडियोस पहुंचा रहे हैं। और साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे उबेजा मैडम का, जो हमें समय दे रही हैं ताकि आप तक ये बातें पहुंच सके कि आपको किस प्रकार स्वस्थ रहना है।
और अब हम लेना चाहेंगे आप लोगों से इजाज़त कि अगले वीडियोस में हम मैडम से अगली तिमाही पर बात करेंगे, तीसरी तिमाही पर। ज़रूर, ज़रूर। तो मैडम ये बड़ा अच्छा सा